दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के प्रशासक डॉक्टर बाहुबली शाह 10 अप्रैल को अकोला में होम्योपैथिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। इस अवसर पर दिव्य हिंदी के प्रबंध संपादक विमल जैन ने होम्योपैथी पर उनकी विशेष मुलाकात ली। देखिए। नमस्कार, मैं विमल जैन, मुख्य संपादक दैनिक दिव्य हिंदी, और आज हम आपको दैनिक दिव्य हिंदी में मिलवाने जा रहे हैं होम्योपैथी क्षेत्र में अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले माननीय सांसद। आपका दिव्य हिंदी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और हमारे लाखों वाचकों को हम आपका होम्योपैथी में यहाँ तक का सफर कैसा रहा वो हम हमारे सभी वाचकों तक पहुँचाना चाहते हैं। जरूर। तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपका जो जैसे बारामती से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका बारामती से लेके महाराष्ट्र सफर कैसा रहा? जब मैं 8 साल का था जी, मेरे पिताजी गुजर गए। जी, मेरा बड़ा भाई था, वो 18 साल का था, प्री प्रोफेशनल में सीखता था, वो डॉक्टर होना चाहता था और हो सकता था, पहला MBBS हमारे फैमिली में हो सकता था। जी, मगर पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने ठान ले कि नहीं, पिताजी की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा। इसलिए उसने एजुकेशन छोड़ के वो बिजनेस में गया। फिर उसने हमें सब उनके 2 भाई और 3 बहनें थी, उसमें बड़ी बहनों का शादी हो गई थी, मगर हम 2 भाई 2 बहन का पूरा एजुकेशन, हमारा तीनों का पूरा शादी वादी, इतना ही नहीं कि बाद में हमारे बच्चों के शादी तक का सब जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। तो इसीलिए क्या हुआ, जब मैं सीखने जाता था, पहले प्री प्रोफेशनल किया, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम 0.5% ऑफ द मार्क से मेरा MBBS का एडमिशन चूक गया। फिर अगले साल में वर्धा में एंट्रेंस में सिलेक्ट हुआ, MGIMS। फिर उधर इंटरव्यू में मुझे एक ऐसा अनोखा सवाल पूछा गया कि आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है क्या? तो मेरा 2 नंबर का जो भाई है वो BMS था। तो मैंने उनको बोला कि वो BMS है मेरा, चलो तो फिर आप भी क्यों मेडिकल में आना चाहते हैं? उस टाइम मेरी उम्र थी 18 साल की। मैंने बोला कि बाबा 2 चीजें हैं कि मेडिकल इज ए नोबल प्रोफेशन, सेवा करना, और दूसरा अपना गुजारा करना। ठीक है, अभी उसके पॉलिटिक्स में नहीं जाता, मगर बाद में मुझे समझ में आया कि हम लोग अच्छी मार्क से सिलेक्ट हुए थे, मगर वो इमरजेंसी का कालावधि था। पश्चिम महाराष्ट्र में कोई कॉलेज नहीं था, सिर्फ पुणे और बॉम्बे में। डोनेशन देने के लिए उतनी कंडीशन नहीं थी। फिर इंसिडेंटली मेरे बेलगाम में एक दोस्त गया था, उसका लेटर आ गया। अच्छा। उस टाइम फोन वोन इतना ये नहीं था कि अरे अभी भी एडमिशन चल रही, चाहिए तो आ जा। क्या अगस्त में, तब तक तो उस टाइम जून में एडमिशन कंप्लीट हो गए, 15 जून या 1 जुलाई को कॉलेज चालू होते थे, मगर ये बात है अगस्त के दूसरे वीक की। फिर मेरे 2 नंबर के भाई को उन्होंने भेजा, बोला कैसा ऐसा है। उधर भी डोनेशन था, 5000 रुपये डोनेशन था। फिर एक जैसा तो नहीं दे सकते थे। फिर हमारे एक रिलेटिव्स थे, उनके पार्टनर उधर बॉडी में थे। अच्छा। उन्होंने वो चेयरमैन साहब को सिफारिश की कि दे देंगे, डोनेशन तो दे देंगे, मगर किस्त नहीं ले ले। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा मेरा होम्योपैथी में यहाँ तक सफर रहा। बड़े कठिन परिस्थिति में उस समय की अगर ये बात कर रहे हैं हम, उस समय जब आधुनिक युग नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय तार चलते थे, लेटर पोस्ट कार्ड से ही जानकारी का आदान प्रदान होता था। उस समय, उस युग में जब होम्योपैथी का कहीं अस्तित्व नहीं था, माननीय शाह जी ने उस समय होम्योपैथी को जीवित करने का कार्य किया बारामती से, और आज इनका वो प्रवास बारामती से लेके हमारे महाराष्ट्र के कोने कोने तक वो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं होम्योपैथी के माध्यम से, कि होम्योपैथी किस तरह बीमारी पर काम करती है, किस प्रकार गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में संभव है। अब हम पूछेंगे माननीय शाह जी से इस बारे में। होम्योपैथी में हमने कई बार सुना है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज होम्योपैथी में हो जाता है, परंतु समय लगता है। आप कोई ऐसे केस बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ है नहीं। कैसा है मालूम है कि होम्योपैथी, अगर आप एक्यूट केस में आ जाएंगे जी, समझो एक फीवर है जी, आप पैरासीटामोल ले गए तो वो टेम्परेचर कम आने के लिए आधा घंटा लगता है। बिल्कुल। अगर प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर ने दे दिया तो 10-15 सेकंड में काम करना चालू होता है।
5 मिनट में आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे पेशेंट आ सकता है। क्या बात, क्या बात। कहाँ लगता है होम्योपैथी को टाइम? जो क्रॉनिक डिसीजेस होती है जी कि पेशेंट हमारे पास आता है 5-5 साल की बीमारी, 10 डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करके ड्रग और नेचुरल डिसीज का कॉम्प्लेक्स डिसीज लेके आता है। हाँ तो उसको होम्योपैथी को पहले नॉर्मल कंडीशन में यानी कि डिसीज प्योर डिसीज कंडीशन में लाना पड़ता है, जी फिर उसका माइजमेटिक बैकग्राउंड देखना पड़ता है और उससे दवाई चालू होती है। तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर जो कुछ क्योर होता है वो क्योर होता है, बाद में रिलैप्स होने के चांसेस नहीं रहते। अच्छा। हाँ, अभी कई कंडीशन उसमें है जिसमें होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमान ने उसको सर्जिकल कंडीशन या नॉन क्योरेबल कंडीशन बोले, उसमें हम पैलिएशन कर सकते हैं, जी कॉम्प्लेक्स डिसीजेस रहते हैं। तो वो मगर बहुत छोटा भाग है। जी अगर आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और आजकल अभी सभी चीजें आपको नेट में मिलती है, रिसर्च भी अभी बहुत सारा चल रहा है, देखेंगे तो सो कॉल्ड सर्जिकल और इनक्यूरेबल डिसीजेस में भी अच्छे रिजल्ट विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन या सो कॉल्ड हम जो को बोल रहे हैं कि एक असाध्य बीमारी है जी वो भी मुमकिन है। मगर ऐसा नहीं है कि आप 100% कोई भी चीज में यानी कि फॉर एग्जांपल सब बहुत सारे हमारे होम्योपैथिक दोस्त क्लेम करते हैं कि कैंसर में क्योर कर सकता हूं। ठीक है, पहले स्टेज 0 या 1 में एक्सीडेंटली वो पता चल जाए। डायग्नोस हुआ जी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, लाइफस्टाइल ये किया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, तो शायद उसका अस्तित्व दिखता नहीं है, वो क्योर हम बोल सकते हैं। मगर एक बात निश्चित है कि उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कैंसर पेशेंट का, जी वो होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरीके से रहता है। कि यानी कि लास्ट स्टेज में जो पेन्स और अगोनाइजिंग पेन्स और ये सब जो रहता है, वेट लॉस और बहुत सारी चीजें रहती है, वो सब करके आपको मालूम भी नहीं होगा कि आदमी कैंसर से पीड़ित है। ऐसे लाइफस्टाइल में अच्छी तरह से वो जिंदगी जी सकता है। वो समझो ऐसे भी उसकी जिंदगी 5 साल तय की रहेगी मॉडर्न मेडिसिन में उसका देखे। तो इधर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि 15-15 साल भी आदमी जीता है, 20-20 साल जिया है और नेचुरली डेथ हुआ है। सही बात। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर एक चीज क्यूरेबल है, वो बात गलत है। मगर बहुत सारी चीजें जो अनक्यूरेबल बोलते हैं उसमें होम्योपैथी एक तो ठीक कर सकती है या पेशेंट को अच्छे जीवन शैली और क्वालिटी हेल्थ देने में सक्षम है। जैसा कि शाह साहब ने बताया कि होम्योपैथी क्वालिटी हेल्थ देने में बहुत रूप से मजबूत रूप से सक्षम है। आज के इस आधुनिक युग में दूसरा जो हम तीसरा सवाल पूछने जा रहे हैं, आज के इस आधुनिक युग में सभी का खान पान बहुत बदल चुका है। आजकल आप देख सकते हैं कि चारों ओर अशुद्ध खान पान ही मिलता है। तो खान पान के रूप में नागरिकों ने क्या ग्रहण करना चाहिए, किन खान पान की वस्तुओं को ध्यान रखना चाहिए खाते समय, हम वो जानना चाहेंगे आपसे कि अब खान पान को हमने कैसे मेंटेन करना चाहिए। कैसा है खान पान आज अपने हाथ में बहुत कम रह गए हैं। जी क्योंकि देखो अभी आज भी गांव में या छोटी सिटीज में आप 2 टाइम घर में खाना खाते हैं जी और अपना लाइफ सुबह शाम अपना टाइम से सब कर सकते हैं। जी मगर अभी बड़े सिटी है, पूना बम्बई छोड़ो, अभी मैं बारामती का बताता हूँ। जी तो वहाँ आदमी काम के लिए घर से सुबह बाहर पड़ता है, या कभी कभी तो बहुत सारे लोग पूना से आते हैं, सुबह की ट्रेन से जाते हैं, रात की ट्रेन से, तो खाना होटल में खाना पड़ता है। और घर में भी खाना खाया तो 100 साल पहले खाने का जो हमारा उपज का जो क्वालिटी था, वो ग्रेन्स रहे या ऑयल रहे, वो आज रही नहीं। तो उसके थोड़े पार दुष्परिणाम है, वो तो भुगतने पड़ते, सबको ही भुगतने पड़ते। नहीं तो फिर क्या है कि श्री हनुमान जी की जयंती है, जिन्होंने जो होम्योपैथी के जनक है, इस पे आप आज के युवा डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा विस्तार से बात करने का सब्जेक्ट है जी संक्षिप्त क्योंकि क्या है, मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा जी ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनको एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की, मॉडर्न प्रैक्टिस करने की परवानगी दिलाने में या उनके लिए वैधानिक लड़ाई और वो कोर्स वगैरह करने इसमें गई है। क्या बात। मगर वो क्या है,
इसका ऐसा मतलब नहीं कि होम्योपैथी सक्षम नहीं है, हमारा ही होम्योपैथी पे खुद पे विश्वास नहीं है। जी। मगर हम लोग कैसे है कि ये जो मेरे दोस्त है जो एलोपैथी करते जी। हैं, ये सिस्टम के बड़ी है। जी। यानी कि जब होम्योपैथिक कॉलेजेस निकाली, गवर्नमेंट ने मान्यता देना शुरुआत की, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में जो होना चाहिए वो नहीं था और वो डेवलप नहीं हुआ इतने सालों में। बराबर। तो कारखाने में डालो, प्रोडक्ट बाहर निकालो और इसमें फेंक दो। और उस टाइम समाज की जरूरत थी कि मॉडर्न मेडिसिन की कोई डॉक्टर गांव में अवेलेबल नहीं था, और ऐसा एक समझ था कि कौन सी भी बड़ी बीमारी झट से बराबर करने के लिए सिर्फ एलोपैथी काम करती है। गवर्नमेंट में ऑन द कॉन्ट्ररी जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारे होम्योपैथी डॉक्टर को कंपल्सन करता है कि नेशनल टीबी हेल्थ प्रोग्राम ले लो या ये करो कि आप उसमें शामिल हो जाओ, वो दवाई दे दो। तो हमारी मजबूरी थी एलोपैथी करना, ये हमारा चॉइस नहीं था। मगर अगर हम 30-30 साल 40-40 साल वो काम करके लोगों को अच्छी तरह से सेवा दे रहे, और एक दिन आपने एक एक्ट में लेकर दिया शुड प्रैक्टिस होम्योपैथी ओनली और पूरा बैन किया, तो वो सिर्फ वो डॉक्टर पे इंजस्टिस नहीं था, तो पेशेंट्स पे भी इंजस्टिस था। कि समझो जो बात मैंने 40 साल के पहले सीखी और आज उसका कोई मुझसे ये भी नहीं रहा, मैंने कभी 40 साल में वो यूज भी नहीं की। अगर आप मुझे उसका दवाई देने को बोलेंगे तो पेशेंट पे भी अन्याय है, मुझ पे भी अन्याय है। तो हमारा क्या है कि 2 स्टेज में काम चलता था। पहला ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू एक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो, ये लोगों को हर रोज की ये रहती थी। तो वो हमने 2014 में कर दिया। मैं आज आपको बड़े आत्मविश्वास से सम्मान पूर्वक कहता हूं कि मेरा कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी पास किया है MUHS का, वो लीगली एलोपैथिक प्रैक्टिस करता है। और मैं नहीं कहता, सर्वे कहता है, जो बड़े बड़े दोस्त एक नेशनल लेवल की संस्था है, कि आफ्टर द CCMP द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन महाराष्ट्र हैज इम्प्रूव्ड बाय ट्रिमेंडस अमाउंट। तो हमने जो किया है या कर रहे या मांग रहे थे, वो कोई गुनाह नहीं था, अधिकार। हाँ, लोग क्या करते हैं कि कोई तो कोर्ट का डिसीजन का एक सब्जेक्ट लेके वो कोर्ट करके बोलते हैं कि नहीं कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। देश में कानून है, संविधान में कानून करने वाली यंत्रणा है। वो कानून किसके लिए बनाना है वो संविधान में लिखा है। डेमोक्रेसी इज द सिस्टम फॉर द पीपल, रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये सब ध्यान में रख के ये चलना चाहिए। और आज की तारीख में मैं अगर बोलूंगा, मेरी नई पीढ़ी जो है, और वो हो रहा है। मैं जो प्रैक्टिस में आया था तब 99% ऑफ द जो होम्योपैथिक ग्रेजुएट्स थे वो एलोपैथी करते थे। आज जो तकरीबन 60% होम्योपैथिक ग्रेजुएट्स जो नए हैं वो होम्योपैथी करते हैं। तो होम्योपैथी उतनी सक्षम है, शासन ने दुर्लक्ष्य किया, मगर होम्योपैथी में कई लोग ऐसे हुए, उन्होंने समझो उनके इस वास्ते के किसके लिए भी उन्होंने वो होम्योपैथी लोगों को, यानी कि स्नातकों को, भले प्राइवेट क्लासेस, प्राइवेट क्लिनिक्स के माध्यम से पैसा लेके भी वो अगर होम्योपैथी में सिखाया, उनको विश्वास दिलाया कि हाँ मैं होम्योपैथी करूंगा तो मैं मेरा खुद का गुजारा बहुत अच्छे तरह से करूंगा। और मेरे आज नई पीढ़ी के लोगों को कहना है, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना एलोपैथिक प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई तलवार आपके इसमें लटक नहीं रहेगी, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह वैसा, कोई लीगल प्रॉब्लम्स है ऐसा नहीं है। और एक होम्योपैथ आज कोई भी एक एलोपैथिक तरीके से जनरल प्रैक्टिस करने का होम्योपैथिक या आयुष ग्रेजुएट से कई अच्छी आमदनी कर सकता है। और ये न सिर्फ जिला प्लेसेस में, ना तालुका प्लेसेस में, अगर मेरे आजू बाजू के गांव में आएंगे तो 5-5 हजार पॉपुलेशन वाले गांव में 3-3 लोग होम्योपैथी कर रहे हैं, 4-4 लोग होम्योपैथी कर रहे हैं और अच्छी तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो काम करने की जरूरत है, जहां जहां काम हुआ
वहाँ होम्योपैथी अच्छी हुई। अभी क्या है, अभी जब से मैं ये नए पोस्ट पे आया हूँ, उसी के पहले 6 महीने एक गवर्नमेंट ने एडवाइजरी कमेटी रहती है, वो होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी, उसका पुनर्गठन किया था, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने अभी गवर्नमेंट को एक पूरा का पूरा रोड मैप बना के दिया है कि अगर आप सिर्फ होम्योपैथी को बढ़ावा नहीं, लोगों का जीवन मान या आरोग्य मान सुधारना चाहते हैं, और गवर्नमेंट को अभी फंड्स की बहुत कमतरता रहती है, तो वो अगर आप कट डाउन कर सकते हैं तो किसकी वजह से होम्योपैथी के तरह माध्यम से कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कितने पद करने चाहिए, कौन से लेवल पे करने चाहिए, उसका सैलरी क्या रहेगा, उसका टोटल मेडिसिन का खर्चा क्या रहेगा, जो नॉन मेडिकल स्टाफ है वो कितना लगेगा, उसका कितना खर्चा रहेगा, और ये सब करके आपका हेल्थ बजट का कितना % खर्चा होगा, इससे कितने पेशेंट को लाभ मिलेगा, और कौन से बीमारी में कंपैरेटिवली आज के सिस्टम में जो पेशेंट को गवर्नमेंट सर्विस से लाभ मिलता है उससे अच्छा बेहतरीन लाभ मिलेगा। ये सब पूरा रिटर्न में दिया है। अभी गवर्नमेंट लेवल में काम चल रहा है, उससे यहाँ विराम लेता हूँ। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया कि मेरे विचार जानने की कोशिश की, इसीलिए आपको धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।